वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का प्रारंभ कल की क्लास में हम कर चुके हैं। ये सेकंड क्लास है आपकी सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो सेल कितने टाइप की बताई थी? दो प्रकार की। एक तो प्रोकैरियोटिक बताई थी और एक आपको बताई थी यूकैरियोटिक। और आपके सामने जो प्रदर्शित हो रही है ये एक यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक में भी ये एनिमल सेल है। कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। इस सेल की डिटेल स्टडी हम आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन इस सेल्स के बारे में क्या क्या ऑर्गनली आपको इसमें दिखाई देते हैं उसका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे देता हूँ। देखिए, ये कोशिका आकार में कैसी भी हो सकती है। अंडाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है और दंडाकार छड़ाकार भी ये सेल से हो सकती है। ये इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति ये कहाँ पाई जाती है, इसकी आकार उसी पर इसका डिपेंड करता है। अब देखिए, अब जो ये सेल है इस सेल में हमने कहा था कि सेल क्या होती है। सेल जो होती है ये एक खोखली संरचना होती है और इसके अंदर बहुत से इसके कोशिकांग पाए जाते हैं। ये जो इसके अंदर भरा हुआ पूरा मटेरियल है इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका के कोशिकांग कहा जाता है, ऑर्गनली ऑफ दी सेल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इन कोशिकांग के अंदर क्या क्या है। अब ऊपर से बात करते हैं तो आपको ये अंगुली के समान जो बाहर से निकली हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इन अंगुली के समान संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये आपको रेशे के समान जो संरचना दिखाई देती है ये क्या है इसके? ये है सीलियम। क्या है? सीलियम दिखाई देते हैं। ठीक है। और सबसे आउटर की तरफ ये वाली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल्स की। यदि यही बात प्लांट सेल के लिए की जाए तो इसके सबसे बाहर प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा? प्लांट सेल में सबसे बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल। और ऐसी ही सेल वॉल किस में पाई जाती है? ऐसी ही सेल वॉल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देगी, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें आपको सेल वॉल नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए, नाम क्या है? सेल वॉल। वॉल का अर्थ क्या होता है? दीवार। ये अगर हम बात करें कि हम जहाँ पर खड़े हैं हमारी क्लास है, ये आपका क्या है? कमरा है, रूम है। कमरा या रूम की चारों तरफ क्या होती है? वॉल होती है, दीवार होती है। और जो दीवार होती है वो सजीव होती है या निर्जीव होती है? भाई, ये दीवार हमेशा निर्जीव होती है। कमरे की दीवार निर्जीव होती है तो सेल वॉल की दीवार भी क्या होगी? निर्जीव होती है। यानी कि सेल वॉल एक निर्जीव संरचना होती है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल है, दोनों में पाई जाती है। अब आगे देखिए, हम देखते हैं कि ये जो कोशिका है इस कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है? भाई, एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक फ्लूइड भरा रहता है। पूरी सेल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है और इसी फ्लूइड के अंदर इसके कोशिकाएं क्या रहते हैं? तैरते हुए पाए जाते हैं। ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को नाम क्या दिया गया है? प्रोटोप्लाज्म। क्या दिया गया है? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म की डिटेल स्टडी हम आगे की क्लास में करेंगे। प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या है? प्रोटोप्लाज्म का अर्थ हिंदी में जाने तो इसे कहते हैं जीव द्रव्य। द्रव्य यहाँ पर शब्द क्या है? द्रव्य। यहाँ पर शब्द क्या है? जीव। यानी कि ऐसा द्रव्य या ऐसा मटेरियल जो जीवित या जीवों में पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। इसे किसने देखा था? इसे सार्कोड नाम किसने दिया था? इसे प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? ये सब बात हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, ये है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, द्रव्य का अर्थ यहाँ पर कोई ये द्रव नहीं है अर्थ, यहाँ पर है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है इसमें गैस, ठोस और द्रव तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। यानी कि द्रव्य का अर्थ होता है जिसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये क्या है? ये जीव द्रव्य है, अर्थात इसके अंदर द्रव, ठोस और गैस तीनों प्रकार की संरचनाएं इसमें, तीनों प्रकार की अवस्थाएं इसमें पाई जाती है। ये जो जीव द्रव्य है ये जीव द्रव्य यानी कि जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य कहाँ कहाँ पाया जाता है भी? कौन कौन सी जगह इस जीव द्रव्य के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है? एक तो मेम्ब्रेन के अंदर ये भरा हुआ मटेरियल है, ये इसका जीव द्रव्य है। दूसरी हम बात करते हैं, ये इसके सेंटर में आपको क्या दिखाई देता है? ये सेंटर में ये दिखाई देने वाला ये क्या है? ये है इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ संरचना है और इसमें भी क्या भरा पड़ा है? इसी प्रकार का एक द्रव्य पदार्थ है भरा पड़ा है। अर्थात ये जीव द्रव्य कोशिका के अंदर दो जगह पाया जाता है। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर दो जगह पाया जाता है, एक तो केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच और दूसरा केंद्रक के अंदर। इसलिए इस जीव द्रव्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो केंद्रक के बाहर, केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला जीव द्रव्य है, इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। दूसरा जीव द्रव्य इसके न्यूक्लियस में भरा पड़ा है। न्यूक्लियस में भरे होने के कारण इसका नाम भी न्यूक्लियस के आधार पर दे दिया जाता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि जो यहाँ पर बड़ा है उसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में भरा है उसे क्या कह दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म में कह दिया। अब देखिएगा, हम कोशिका के जीवन में थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या संरचनाएं हमें दिखाई देती है। आप देखिएगा कि ये जो इसका सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट एक गोलाकार सी संरचना है। ये इसका क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। केंद्रक उसे बोला जाता है जो पूरी संरचना को नियंत्रित करने वाला होता है। पृथ्वी का भी एक केंद्र होता है जिसके चारों ओर क्या लगती है? चक्कर लगाती है। यानी कि सब चीज़ का एक सेंट्रल पॉइंट होता है। उसी प्रकार से कोशिका का एक सेंट्रल पॉइंट है, इसलिए इसे केंद्र कह दिया। और यही केंद्रक इस कोशिका की संपूर्ण गतिविधि को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। अर्थात कंट्रोल जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होता है। अर्थात केंद्रक में क्या भरा रहता है? इसका जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है। केंद्रक में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल डीएनए के जो खंड होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस केंद्र के अंदर भी, इसमें भी क्या भरा पड़ा होगा? एक फ्लूइड जैसा पदार्थ है, भरा है। और यहाँ पर देखिए एक गोलाकार सी संरचना आपको और दिखाई देती है। ये गोलाकार सी संरचना यानी कि केंद्रक के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस
न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रक के अंदर केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस है कहा जाता है। ये न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है भी, आपने सब पढ़ा होगा कि जब डीएनए होता है, डीएनए एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तो जो इसकी इंटरफेज स्टेज होती है, इंटरफेज स्टेज में क्या हो जाता है कि जो अस्प्रावस्था होती है इसमें डीएनए की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया क्या चलती रहती है, चलती रहती है। प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है किसके द्वारा होता है, राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा किसकी मदद से होता है, एमआरएनए की मदद से, टीआरएनए की मदद से और आरएनए की मदद से होता है। और जो ये तीनों प्रकार के आरएनए बनते हैं, ये तीनों प्रकार के आरएनए जो केंद्रक में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही ये तीनों प्रकार के आरएनए बनते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो इस केंद्रिका के अंदर जो पाए जाने वाला आरएनए होता है, ये कैसा होता है, आरएनए होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए की उत्पत्ति कहाँ होती है, इस केंद्रिका के अंदर होती है। अब देखते हैं कि केंद्रक क्या है। इसके चारों ओर ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिस प्रकार से कोशिका के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हम आगे की क्लास में बात करेंगे, संपूर्ण मेम्ब्रेन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार तो आप ये समझिए कि ये मेम्ब्रेन क्या है। ये देखो मेम्ब्रेन, देखो एक झिल्ली समान संरचना होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है, एक है झिल्ली समान संरचना होती है, जिसके आर पार पदार्थों का आवागमन हो सकता है। अब देखिए इस केंद्र के बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और मेम्ब्रेन कैसी होती है, दोहरी डबल लेयर्ड होती है, दोहरी कलामी यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त होती है। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये आपको जो संरचना दिखाई देती है, कंकाल की तरह संरचना दिखाई दे रही है। ये कंकाल की तरह जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, यानी कि अंतःपरद्रवी जालिकाएं कहा जाता है। ये अंतःपरद्रवी जालिकाएं एक तो क्या करती है, जो सेल है इसको फैसिलिटेट बनाए रखती है, यानी कि कोशिका को इसकी जो संरचना होती है उस संरचना में बनाए रखती है। अर्थात इसके जो कोशिका है इसमें इसके कंकाल की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे सेल का स्केलेटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल का स्केलेटन भी कहा जाता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसी, एक तो आपने देखा होगा कि जो खुरदरी सतह होती है, खुरदरी सतह दानेदार जो सतह होती है, उस सतह को हम क्या बोलते हैं, रफ सरफेस बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। यानी कि एक सरफेस तो इसकी खुरदरी होती है, और खुरदरी होने के कारण इस सरफेस को हम क्या कह देते हैं, इस सरफेस को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। दूसरी सरफेस जो एकदम बिल्कुल चिकनी होती है, जिस प्रकार से आजकल मार्बल के फर्श होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं नहीं होते हैं, जो चिकने होते हैं उन्हें इंग्लिश में स्मूथ कहा जाता है। इसलिए जो इसकी चिकनी फेज होती को हम क्या कहते हैं, चिकनी फेज को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ सरफेस होती है वो किसके कारण होती है, वो राइबोसोम की कणिकाओं के कारण होती है। जबकि चिकनी सतह किसके कारण होती है, जो होती है वो लिपिड यानी कि फैट के कारण होती है। यानी कि जो फैट होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है नहीं होती है। उसी प्रकार से ये भी क्या होती है, फैट की मौजूदगी के कारण चिकनी होती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, इसमें जो संरचनाएं पाई जाती है वो देखिए इस प्रकार से, बहुत सी इस प्रकार की दोहरी कला और अंगुली के समान पर्वत की संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। पावर हाउस यानी कि पावर हाउस जो अपना बिजली घर है, बिजली घर क्या करता है? अपने घरों में पावर सप्लाई का कार्य करता है या नहीं करता है? अपने घरों में जब पावर सप्लाई का कार्य करता है तो बिजली घर को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। उसी प्रकार से यानी कि बिजली में एनर्जी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है? पूरी कोशिका को एनर्जी देने का कार्य करता है और एनर्जी देने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ दी सेल कहा जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस प्रकार से ये किसमें क्या केमिकल होते हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको प्लांट सेल्स के अंदर एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल है। इसे कब सेंट्रियोल कहते हैं, कब सेंट्रोसोम कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बार तो इतना ही समझो, ये क्या है? सेंट्रोसोम यानी कि एक तारक काय है। तारक काय का कार्य क्या होता है? तारक काय का कार्य होता है कि जब एक कोशिका से, हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। अर्थात जो पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका बनेगी तो कोशिका का क्या होगा? विभाजन होगा या नहीं होगा? चाहे माइटोटिक डिवीज़न हो, चाहे मियोसिस डिवीज़न हो। तो उस डिवीज़न में हम आगे देखते हैं कि सेल डिवीज़न में एस्ट्रल रे बनती है, यानी कि एस्ट्रल रे किसके परिणाम स्वरूप बनती है? इसी सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के कारण बनती है। और ये हम कह सकते हैं कि जो ये तारकाय है, तारकाय की मुख्य भूमिका क्या होती है? तारकाय की जो मुख्य भूमिका होती है वह कोशिका विभाजन में होती है, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरी स्ट्रक्चर देखिए, आपको वेसिकल्स और सिस्टर्नी के द्वारा जो बनी हुई जो संरचना होती है, इस संरचना को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी आदि हम कह सकते हैं, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का जो निर्माण है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। और गोल्जी बॉडी मुख्यतः सेल्स में क्या कार्य करता है? सेल्स में जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि सिक्रेशंस का जो कार्य होता है वो इसी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर जब कार्य करते हैं तो इसके अंदर बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और अपशिष्ट पदार्थ ये सिस्टर्नी किस में परिवर्तित हो जाते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ये वेसिकल सेल से बाहर निकलकर फट जाते हैं और कोशिका से बाहर उन स्रावी पदार्थों को छोड़ दिया जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य ही क्या है? सिक्रेशन करना है, यानी कि स्त्रावण करना है। इसके अलावा इसमें देखिए कि आप देखोगे कि जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है तो बहुत ही छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाई जाती है, वो बड़ी आकार की रिक्तिका होती है। अब देखो, अब इस एनिमल सेल्स के अंदर और क्या संरचना दिख रही है? आपको ये प्रकार की जो संरचना दिख रही है इन्हें बोलते हैं हम फ्री राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री राइबोसोम, जो कोशिका के अंदर है तैरते रहते हैं। और ये नीचे इसका बेसल मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर थी। ये जो स्ट्रक्चर थी किसकी थी? एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर थी। अब ये जो सेल है, हम कौन सी सेल की बात कर रहे थे? ये सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यदि हम इसी प्रकार से अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, कौन सी सेल की बात करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसी भी एक संरचना का अब अध्ययन कर लेते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल किसी भी एक संरचना का अध्ययन कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का अध्ययन करने के लिए हम किसी बैक्टीरियल सेल का अध्ययन कर लेते हैं। किसकी सेल का अध्ययन कर लेते हैं? किसी बैक्टीरियल सेल का अध्ययन कर लेते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आकार में यूकैरियोटिक सेल से छोटी होगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं वो हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल आपको किस प्रकार की स्ट्रक्चर में नज़र आती है? देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये प्लांट सेल के, एनिमल सेल के समान ही ये जो संरचना है ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो केमिकल होता है उसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा डिफरेंस है पाया जाता है। इसके बाहर एक जेली समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। किसके समान स्ट्रक्चर पाई जाती है? जेली के समान एक संरचना पाई जाती है। ये जो जेली समान स्ट्रक्चर होती है, इस जेली समान स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्लिम लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लिम लेयर कहा जाता है। ये स्लिम लेयर, इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। लेकिन ये विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या हो जाती है? ये कठोर हो जाती है। ये इसकी जो बाहरी स्लिम लेयर है ये क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल। और सबसे बाहर इसमें क्या पाई जाती है? ये इसकी सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। जो सेल वॉल प्लांट सेल में भी पाई जाती है और सेल वॉल बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल भी सेल वॉल पाई जाती है। यानी प्लांट सेल और इसकी सेल वॉल में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर क्या नहीं पाया जाता कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। जबकि इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल में क्या पाए जाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन पाए जाते हैं। जबकि प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर एक इस प्रकार की और स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार की और स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीजोसोम। क्या कहा जाता है? मीजोसोम। और ऐसा माना जाता है कि ये मीजोसोम जो यूकैरियोटिक सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही कार्य करती है। ठीक है। इसके अलावा और देख लीजिए, हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो सामान्यतः हमें जो डीएनए पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? वो डीएनए होता तो डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन लाइनर डीएनए होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है वो भी होता तो डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन होता कैसा है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए। यानी कि इसके अंदर जो डीएनए होगा वो वर्ताकार डीएनए होगा। और ये मुख्य डीएनए है। मुख्य डीएनए के अतिरिक्त
एक डीएनए के समान और संरचना भी इसमें पाई जाती है। इसे डीएनए यानी कि मुख्य केंद्रकीय डीएनए के अलावा एक डीएनए और होता है। इस डीएनए को हम क्या कहते हैं? हम इस डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहा जाता है, प्लाज्मिड। और यहाँ पर इसमें क्या पाई जाएगी? फ्लैजिला पाई जाएगी। फ्लैजिला की क्या व्यवस्था होती है? इसमें क्या 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है या 0+2 की व्यवस्था पाई जाती है? वो बात हम डिफरेंस में करेंगे। इसमें भी क्या भरा होगा? इसका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आदि इसके अंदर भरे होंगे। ठीक है। और ये है आपकी एक बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। और बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं? इसमें रोम पाए जाते हैं, सेक्स पिलाई पाई जाती है। यानी कि बैक्टीरियल सेल किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या इसमें संरचना होती है, वो हम इसकी डिटेल स्टडी में इसका अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि इस सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फिर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।